भारत गाथा गुरुजी रविंद्र शर्मा की दृष्टि से खंड 1 भिक्षावृत्ति अध्याय 2 समाज की 3 वृत्तियाँ। भाग 3। वृत्ति शब्द का सामान्य बोलचाल में अर्थ होता है धंधा, पेशा, व्यवसाय, रोजगार, आजीविका आदि। समाज में वैसे तो कई तरह के धंधे, रोजगार, व्यवसाय होते हैं, मगर इन सभी धंधों पेशों को कुछ समूहों में बांटा जा सकता है। उस दृष्टि से समाज में 3 ही वृत्तियां रही हैं। सारा समाज इन 3 वृत्तियों में बंटकर समा कर रहा है। ये 3 वृत्तियां हैं कर्मवृत्ति, वैश्यवृत्ति और भिक्षावृत्ति। समाज में सभी तरह के काम धंधे इन 3 वृत्तियों के अंदर समाहित हैं। ध्यान रखने योग्य बात यह है कि आज जन सामान्य में प्रचलित धारणा के विपरीत क्षात्र कभी वृत्ति नहीं रही है। क्षात्र हमेशा ही एक धर्म रहा है, कोई धंधा, पेशा या व्यवसाय नहीं। ठीक उसी तरह जैसे आयुर्वेद या वैद्यगिरी भारत में कभी किसी का धंधा, पेशा या व्यवसाय नहीं रहा है। इसीलिए यहाँ अन्य व्यवसायों लोहारी, कुम्हारी, सुनारी आदि की तरह हैं। वैद्यों की कोई विशेष जाति नहीं रही है। यहाँ हर जाति के लोग वैद्य रहे हैं। यह अन्य धंधों, पेशों, व्यवसायों की तरह जाति आधारित नहीं रहा और न ही यह कभी किसी का धंधा या पेशा रहा है। ठीक उसी तरह से क्षात्र भी हमारे यहाँ कभी भी किसी का धंधा, पेशा या व्यवसाय नहीं रहा है। लोगों ने उसे अपने जीवन यापन का माध्यम कभी नहीं बनाया है। गांव देश में ज़रूरत पड़ने पर हर जाति में से एक समूह निकलकर इस आवश्यकता को पूरा करते रहा है। वृत्तियां हमारे यहाँ 3 रही हैं। कर्म वृत्ति के अंतर्गत वे सारे लोग आते हैं जो जड़ पदार्थ से सृष्टि करते हैं। लकड़ी, सोना, चांदी, लोहा, चमड़ा, मिट्टी, बांस, कपास, सूत ऐसी चीज़ों से जो लोग सृष्टि करते हैं, वस्तुओं का निर्माण करते हैं, वे सभी कर्म वृत्ति वाले कहलाते हैं। हमारा पूरा का पूरा कारीगर वर्ग, जिसमें उनकी अनेक उपजातियां भी शामिल हैं, कर्म वृत्ति वालों में ही आता है, जो जड़ पदार्थ से सृष्टि करता है। वह सारा समाज जो चेतन से चेतन की वृद्धि करने वाली आजीविकाओं में लगा हुआ है, वह वैश्य वृत्ति के अंतर्गत आता है। इस वृत्ति वाले लोग चेतन से चेतन की वृद्धि करने वाले काम धंधों को अपनाते हैं। जैसे किसान एक बीज जमीन में बोता है और उससे 1000 बीज पैदा करता है। वह अपने हाथ से कोई बीज तैयार नहीं करता। एक ग्वाला 10 गायों से 100 गायें कर लेता है, या एक भेड़ बकरी वाला 100 बकरी से 1000 बकरी कर लेता है। इस तरह जो चेतन की वृद्धि करता है वह वैश्य वृत्ति वालों में आता है। वैश्य वृत्ति के अंतर्गत वाणिज्य करने वालों का भी एक छोटा सा हिस्सा है। उसके बाद तीसरी वृत्ति है भिक्षावृत्ति। समाज में उपयुक्त दोनों वृत्ति के लोग भूमि को समृद्ध करते हैं, समाज को समृद्ध बनाते हैं, मगर भिक्षावृत्ति वाले लोग समृद्धि से भी निर्लिप्तता की बात करते हैं कि समृद्धि ही जीवन के लिए सब कुछ नहीं है, उससे हटकर भी हमारा बहुत कुछ है। समृद्धि से भी निर्लिप्तता को प्रेरित करने वाला समाज भिक्षावृत्ति वाला समाज रहा है। इसीलिए समाज में इनका काफ़ी मान रहा है। कर्मवृत्ति और वैश्यवृत्ति वाला समाज भिक्षावृत्ति वाले लोगों को अपने से बहुत ऊंचा मानता है, क्योंकि दोनों वृत्ति के लोग तो समाज में अपरा की व्यवस्था करते हैं और भिक्षावृत्ति वाले लोग समाज में परा की बात करते हैं। परा की बात करने वालों का समाज में हमेशा से दूसरों की तुलना में ज़्यादा मान रहा है। समाज में निर्लिप्तता का मानस बनाने की आवश्यकता इसीलिए पड़ती है ताकि समाज की अर्थव्यवस्था को व्यय प्रधान बनाया जा सके। भारतीय समाज की अर्थव्यवस्था हमेशा से ही व्यय प्रधान अर्थव्यवस्था रही है। हमारे समाजविदों ने व्यय प्रधान अर्थव्यवस्था को ही उत्तम माना है। इसीलिए यहाँ लोगों की आर्थिक स्थिति को सुधारने, लोगों की आय आदि बढ़ाने की बात कभी नहीं चलती। सारा जोर इस बात पर रहा है कि लोग कब कब
कैसे कैसे और कितना कितना खर्च करेंगे। इसीलिए यहाँ तीज त्योहारों, व्रत पूजाओं और संस्कारों की बात चलती है और इन सब को मनाने के विस्तृत विधानों का विस्तार से वर्णन मिलता है। लोगों की आय बढ़ाने की पद्धतियों का न्यूनतम प्रयत्न, न्यूनतम वर्णन हमारे समाज में दिखता है। इस तरह की व्यय प्रधान अर्थव्यवस्था को समाज में यदि लागू करना है तो समाज में निर्लिप्तता वाला मानस बनाना ही होगा। कोई भी व्यक्ति इतना खर्च तभी कर सकता है जब उसका मानस निर्लिप्तता वाला हो, खर्च करने और छोड़ने वाला हो। आय प्रधान अर्थव्यवस्था में निर्लिप्तता कभी भी नहीं आ सकती है और उसका उल्टा भी एकदम वैसा ही है। बिना निर्लिप्तता वाले मानस के समाज में व्यय प्रधान अर्थव्यवस्था लागू करना कठिन ही नहीं, असंभव है। अध्याय 3, समाज में भिक्षावृत्ति की भूमिका। समाज में वर्तमान में प्रचलित दृष्टि से देखने पर आज हम सबको बहुत अजीब लग सकता है कि भला लोगों ने भिक्षावृत्ति अपनाई ही क्यों होगी। समाज को इन भिक्षावृत्ति वालों की ऐसी क्या आवश्यकता अनुभूत हुई होगी कि इस तरह की किसी वृत्ति को समाज में लागू किया जाए। आज के दृष्टिकोण से यह कार्य श्रेष्ठ नहीं माना जाता है। आज की तरह समाज होता तो दूसरों से भिक्षा मांगकर अर्थात किसी और पर आधारित होकर जीना कभी किसी को अच्छा नहीं लगता। आज के संदर्भ में तो यह शर्म की ही बात होती है कि भला लोगों से मांग कर क्यों जीना। वस्तुतः ऐसा नहीं रहा है। हमारे समाज ने भिक्षावृत्ति को श्रेष्ठ माना है, कल्याणकारी माना है, इसीलिए यह व्यवस्था समाज में इतने समय तक चल पाई है। और जैसे ही पिछले 2-4 दशकों में वर्तमान के पढ़े लिखे आधुनिक समाज ने इसे निकृष्ट मानना शुरू किया, भिक्षावृत्ति वाली जातियां हमारे समाज से समाप्त होने लगी हैं। मगर पहले ऐसा नहीं था। भिक्षावृत्ति एक सम्माननीय वृत्ति मानी गई थी। इसीलिए भारत में हर जाति के लोगों का साल में कम से कम 5 दिन भिक्षा मांगने का नियम ही था। गुरुजी बताते हैं कि आदिलाबाद के बनियों वैश्यों में अभी भी यह एक परंपरा कायम है। आश्रम में अक्सर आने वाले एक व्यक्ति अभी भी साल में 5 दिन के लिए भिक्षाटन के लिए निकलते हैं। हालांकि अब तो अपने परिवार वालों से ही भिक्षा ले लेते हैं, परंतु पहले ऐसा नहीं था। भिक्षा सबके लिए आवश्यक थी। कम से कम 5 दिन तो मांगना ही होता था। गुरुजी बताते हैं कि उन्होंने भिक्षावृत्ति के अतिरिक्त भी विविध समाजों के लोगों को वर्ष में कुछ दिन भिक्षाटन करते हुए देखा है। वर्तमान में छत्तीसगढ़ के लगभग सभी क्षेत्रों में पूस माह की पूर्णिमा के दिन अन्नदान और भिक्षावृत्ति का पर्व छेरछेरा बहुत ही उल्लास के साथ मनाया जाता है। इस दिन गांव के सभी छोटे बड़े उल्लास के साथ नाचते गाते हुए गांव के सभी घरों से भिक्षाटन के लिए निकलते हैं। उस दिन की भिक्षा में कई तरह के अन्न मिलते हैं। आज के समाज में भी यह पर्व इस राज्य में उल्लास के साथ मनाया जाता है। समाज में भिक्षावृत्ति वाली व्यवस्था के कई उद्देश्य रहे हैं। भिक्षावृत्ति और भिक्षावृत्ति वाले समाज की वृहत समाज में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रही है, क्योंकि हमारा बहुत कुछ भिक्षा और भिक्षावृत्ति के दम पर ही चलता है। भिक्षावृत्ति की समाज में कुछ महत्वपूर्ण भूमिकाएं निम्नानुसार रही हैं। आध्यात्मिक जीवन शैली की प्रेरक। भिक्षावृत्ति और भिक्षावृत्ति वाले समाज की सबसे बड़ी भूमिका समाज में आध्यात्मिक जीवन शैली से जीवन यापन को प्रेरित करने की रही है। वैसे तो समाज में अध्यात्म और आध्यात्मिकता की सामान्य रूप से प्रचलित कोई सर्वमान्य परिभाषा नहीं है। आध्यात्मिकता को समझने समझाने के लिए उसके लक्षणों से ही उसे उद्धृत किया जाता रहा है। मोह त्याग, निर्लिप्त जीवन यापन, कर्मफल त्याग, स्थित प्रज्ञ, समदृष्टि, दयाशीलता आदि आध्यात्मिक जीवन के कुछ महत्वपूर्ण लक्षण हैं। भिक्षावृत्ति अपनी परिभाषा समृद्धि से निर्लिप्तता में ही इन सभी लक्षणों को समाहित किए हुए हैं। भिक्षावृत्ति पर आधारित लोग, जातियां दैनिक भिक्षा पर आधारित होकर स्वयं भौतिक वस्तुओं का संग्रह न करते हुए समाज में सभी लोगों को भौतिक संग्रह न करने के लिए प्रेरित करती हैं। इसके अतिरिक्त समाज में दान के सर्वमान्य महत्व को समझते हुए लोगों को छोटी छोटी मात्रा में 1 कटोरी, 1 मुट्ठी आटा दाल आदि
दान कर सकने का महत्वपूर्ण जरिया प्रदान करती हैं। लगातार अनेक लोगों द्वारा थोड़ा थोड़ा सा दान करते रहने से एक ओर देने वालों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, जबकि दूसरी ओर उससे भी महत्वपूर्ण बात होती है, धीरे धीरे उसकी दान करने की और भौतिक वस्तुओं से निर्लिप्त रहने की आदत पड़ती जाती है। उसका उस तरह का मानस बनता जाता है। उत्तरोत्तर वह बड़ी बड़ी चीज़ों से भी सरलता से निर्लिप्त रह पाता है। असंग्रह, निर्लिप्तता जैसे बड़े बड़े दार्शनिक सिद्धांतों के अतिरिक्त अन्य छोटी छोटी व्यवस्थाओं के माध्यम से भिक्षावृत्ति वाला समाज लोगों के आध्यात्मिक जीवन जीने को प्रेरित करने के साथ साथ उन्हें बाध्य भी करता रहा है। भारतीय समाज की सबसे बड़ी विशेषता यह रही है कि यह आध्यात्मिक बातें करने और आध्यात्मिक दर्शनों का बखान करने के बजाय उसे जीवन के हर पहलू में लागू करने पर विश्वास करता रहा है। एक समय में जब हमारे समाज में भिक्षावृत्ति वाले समाज की अपनी एक खास भूमिका थी, यह एक व्यापक प्रयास हुआ कि व्यक्ति के सुबह सोकर उठने से लेकर रात में सोने तक का सारा ढंग, सारी पद्धति आध्यात्मिक ही रहे। इस हिसाब से सारी पद्धतियां बनी हैं कि कब उठना है, कैसे उठना है, काम करते समय कैसी आवाज़ें आते रहना है, कब सोना है, सोने से पहले क्या क्या होना है आदि। भारतीय समाज में हमेशा से ही ब्रह्म मुहूर्त में उठने का नियम रहा है। भारतीय सभ्यता में यह नियम था कि ऊषज के दर्शन करना है। गांव में रहने वाला हर व्यक्ति सुबह ऊषज के दर्शन करे। सुबह 3:30-4 बजे के आसपास आसमान में एक लाली आती है, उसको ऊषज कहते हैं। उसके दर्शन करना है और उसके बाद सूर्यास्त तक पलंग पर लेटना निषेध है। दिन में पलंग पर लेट नहीं सकते, इसीलिए हमारे पलंगों का जो डिज़ाइन है वे खटिया और चारपाई जैसे रहे हैं, जो उपयोग के बाद उठाकर एक किनारे पर रख देने वाले हैं। सूर्यास्त के बाद ही पलंग आड़ा पड़ता है। पूरे दिन भर में लेटना और सोना निषेध रहा है। किसी न किसी काम में लगे रहना, दिन में सोना अच्छा नहीं माना गया है। हालांकि भोजन के बाद कुछ देर के लिए वाम कुक्षी होकर लेटने को सोने की श्रेणी में नहीं रखा गया है। इसीलिए आज से एक पीढ़ी पहले तक लोग दोपहर में कभी नहीं सोते थे, कुछ न कुछ करते रहते थे। बात यह है कि ऊषज के दर्शन करना है, इतना सुबह उठना है। घड़ियां तो थी नहीं, अलार्म भी नहीं थे, फिर कैसे उठना? सुबह 4-4:30 बजे के आसपास उठना है। कैसे उठेगा आदमी? मुश्किल है। गुरुजी बताते हैं कि उनके क्षेत्र में भिक्षावृत्ति की 296 जातियां हैं, जिन्हें वे स्वयं जानते हैं। इनमें से बहुत सी जातियों का इस तरह का काम रहा है। उस समय इतनी सुबह सबको उठाने की जिम्मेदारी एक समाज ने ली थी। आदिलाबाद का उदाहरण देते हुए वे बताते हैं कि रात को 3:30-4 बजे गाँवों में बोड़वक्कलोलू आता था। बोड़वक्कलोलू यह एक समाज का नाम है। उसके वाद्य को बोड़वुक्का कहते हैं। वाद्य से ही उसका नाम बोड़वक्कलोलू पड़ा। यह वाद्य खरगोश के चमड़े से बना एक छोटा सा डमरू होता है, जिसकी आवाज़ बहुत तीखी होती है। वह बिना मुंह धोए, आंखों में काजल, माथे पर तिलक लगाकर, सिर पर पगड़ी, कानों में कुंडल, हाथों में कड़े, पैरों में घुंघरुओं वाले नुपुर और चमड़े की बड़ी बड़ी चप्पलें पहनकर, कंधे पर काली शॉल डालकर, बड़ी बड़ी मूंछों के साथ सुबह 3-3:30 बजे निकलता है। उसकी दृष्टि में उसका काम गांव के शैतान को बाहर निकालना है। अब भला नींद से बड़ा शैतान और कौन हो सकता है? उसके डमरू की ध्वनि बहुत तीखी होती थी। वह उसके साथ गाता भी था। अपने गाने और डमरू की तीखी वाणी से वह इतनी सुबह सबको जगा देता था। इस तरह का काम करने वाले इन लोगों के अलग अलग जगहों पर अलग अलग नाम हैं। महाराष्ट्र में अलग हैं, अन्य जगहों पर भी अलग हैं, पर ये पूरे भारत में रहे हैं। उसके जाने के कुछ देर बाद बाल संतुडू कहलाने वाला एक दूसरा आदमी आता था, जिसके पास घंटा और शंख होते थे, सिर पर पगड़ी, शरीर पर एक गाउन सरीखा जुब्बा, कंधों पर शॉल पहनकर शंख फूंकते और घंटा बजाते हुए फिर से सोने वालों को सोने नहीं देता था। उसका बहुत हल्ला रहता था।
उसके बाद सुबह 4:30 से 5 के आसपास गोसा मोल्लू नामक एक अन्य समाज के लोग आते थे। वे भगवा जुब्बा पगड़ी धोती पहनकर साथ में एक तारा लेकर बहुत सुंदर गीत गाते आते थे। उस समय लोगों का नहाना धोना आदि चलता रहता था। उसके बाद हरिदास आते थे, पैरों में घुंघरू बांधकर सुंदर सुंदर भैरवी गाते हुए नाचते हुए आते थे। सुंदर सी पगड़ी, सफ़ेद जुब्बा, सफ़ेद धोती, माथे पर सुंदर सा तिलक लगाकर हाथों में 3-4 तारों वाली वीणा और करताल बजाते नाचते और भजन गाते हुए आते थे। पहली दैनिक भिक्षा उनको मिलती थी। उस समय महिलाएं घरों के सामने झाड़ू करती, रंगोली इत्यादि डालती रहती थी। उसके बाद जब लोग अपने काम के लिए निकलते थे तो सफ़ेद कपड़े पहनकर काला तानपूरा लेकर जंगम लोग वैराग्य के गाने गाते हुए आते थे। क्या दुनिया है बेकार है, यूं है त्यों है, यह तो सब खत्म हो जाने वाली है, वैराग्य के गाने गाते हुए। जब लोग अपने कामों से के लिए निकलते तब उनको वैराग्य के गाने सुनने को मिलते थे। व्यक्ति जब काम धंधे पर निकलता है तो काम पर बहुत ही गड़बड़ कर सकता है। उस समय उसे वैराग्य के गाने सुनने को मिलते थे जो रास्ते भर यहाँ तहाँ चलते रहते थे। पहला जब आता तो लोग उठ जाते थे, दूसरा उन्हें फिर से सोने नहीं देता था, तीसरा जब आता तो लोग उस समय नहाना धोना करते थे। फिर पहली दैनिक भिक्षा हरिदास को मिलती थी और उसके बाद लोग जब कामों पर निकलते थे तो उनको वैराग्य के गाने सुनने को मिलते थे। सुबह लगभग 7 बजे तक का समय होता था इन जंगम लोगों का। फिर उसके बाद नहीं, सुबह 6 बजे के आसपास वे आते थे और 7 बजे वापस चले जाते थे। उसके बाद लगभग 9 बजे के बाद से जब किसान खेतों में काम करने के लिए निकल जाते या कारीगर घर पर अपने काम में व्यस्त हो जाते तो गांव में बच्चे और बूढ़े ही खाली बचे रह जाते थे। उनका मनोरंजन करने के लिए, उन्हें बहुत सी जानकारी देने के लिए अलग अलग समाज के लोग आते हैं। कोई बैल लेकर आता है, कोई रीछ लेकर आता है, कोई सांड लेकर आता है, कोई बंदर लेकर आता है, कभी सपेरा आ जाता है। कई तरह के बहरूपिया जादू दिखाने वाले, कई असामान्य तरह की गाय को लेकर आने वाले गोसाई, कई तरह के ज्योतिषी तोते के साथ, गधे के साथ, बैलों के साथ, ताश के पत्तों के साथ, हाथ देखकर चेहरा देखकर भविष्य बताने वाले हिंजड़े, नट, कई तरह के कठपुतली वाले, कोड़े मारने वाले, इस तरह से कोई कुछ लेकर ऐसे ही चलता रहता था। उस समय लोग इन्हें लोक शिक्षक मान लेते थे क्योंकि ये लोग उनकी अपनी जगह पर उनके गांवों में पहुंचकर तरह तरह की जानकारियां देते थे। सपेरा आता, कई जानकारियां देता, कितने तरह के कैसे कैसे सांप होते हैं, सांपों की दुनिया भर की कहानियां सुनाता था। इस तरह ये सब गांव में चलते रहता था। कहीं न कहीं एक शिक्षक के जैसा नाम काम होता है। यह सब कुछ दोपहर तक चलते रहता था, कोई 2-3 बजे तक यह सब चलते रहता था। प्रत्येक जाति का एक जाति पुराण सुनाने वाला समाज होता था। जो उस समाज का जाति पुराण सुनाता था वह उनके बाद आता है। अभी भी ऐसे बहुत लोग हैं जो साल में एक आध बार गांव का चक्कर लगा ही लेते हैं। गांवों में इतनी सारी जातियां रहती हैं, रोज किसी न किसी जाति का जाति पुराण बताने वाला आया रहता था। और यह नहीं कि उसे केवल उस जाति के लोग ही बैठकर सुनते थे, गांव के सभी लोग उसे सुनते थे क्योंकि सभी जातियों की चर्चा उसमें आती थी। नित्य शाम तक उनकी कथा, उनका पुराण चलता रहता था। और शाम के बाद, रात के समय में भोजन के बाद गाँव के जो लोक नृत्य और नृत्य नाटिकाएं हैं, जैसे आदिलाबाद के इलाके में कोलाट्टम है, सिरपुर रामायणम है, भागवतम है, यक्षगान है, बुर्रा कथा है, ये सारी चीज़ें रात के समय होती थी। काफ़ी रात तक यह सब चलता रहता था। बहुत रात भी नहीं कर डालते थे मगर फिर भी काफ़ी रात तक चलता था। ऐसी बहुत सारी चीज़ें जो रात को होती थी। इस तरह सुबह 3-4 बजे से लेकर रात के 9-10 बजे तक गांव का पूरा वातावरण संगीत में रहता था। हमारे गांव आजकल की तरह
एकदम रूखे सूखे गांव नहीं हुआ करते थे। उस समय गांव में कोई ना कोई संगीत, कोई ना कोई आवाज़ हमेशा गूंजती रहती थी। गाँव में जितने भी कारीगर होते थे वे इन सब भिक्षावृत्ति वाले लोगों की ताल से अपनी ताल मिलाकर काम करते थे। जैसे कोई मदारी कहीं खेल दिखा रहा है, उसका वाद्य बज रहा है, डमरू बज रहा है, जुलाहा कहीं अपना काम कर रहा है, वह उसकी ताल में अपनी ताल मिला लेता है। कुम्हार, लोहार ये सब उसकी ताल में ताल मिलाकर काम करते हैं। इस तरह लोगों को काम करने में खूब आनंद आता है। ये सब लोग काम करते करते एकदम निढाल नहीं हो जाते थे, बल्कि सब कुछ आराम से नाद के अनुसार चलता है। श्री गुरुजी बताते हैं कि नाद हमारी सभ्यता में बहुत बड़ी चीज़ रहा है। पूरी व्यवस्था में नाद को, आवाज़ को, ध्वनि को बहुत ज़्यादा महत्व दिया गया है। नटराज की मूर्ति तो हम सभी लोगों ने देखी है। क्या होता है नटराज की मूर्ति में? आर्ट कॉलेजों में पढ़ाया जाता है कि यह शिव की नाट्य भंगिमा है। एक अभय हस्त है, एक लौल हस्त है, डमरू है, ज्वाला है, वाद्य है, मगर वास्तव में क्या है शिव की इस मूर्ति में? शिव की इस मूर्ति में पंच महाभूतों को बताया गया है। गोल मुखमंडल भूमि है, उड़ते हुए बाल वायु है, जटा अग्नि है, गंगा जल है, चंद्रमा आकाश है। ये 5 चीज़ें होती हैं, ये पंच महाभूत हैं। नाद है, लय है, नाद के बिना लय नहीं, नाद है तो लय ही है। पंच महाभूत मिलते ही सबसे पहली उत्पत्ति नाद की होती है। पैदा होते ही बच्चा अगर रोए नहीं तो वह मिट्टी माना जाता है। उसके चैतन्य में होने का प्रतीक उसकी आवाज़ है। नाद अगर है तो वह जीवित है, चैतन्य है। नाद हमारे चैतन्य में होने का प्रतीक है। इसीलिए हमारे पास में सबसे ज़्यादा महत्व नाद को दिया गया है। सबसे पहली पूजा नाद की, स्वर की ही होती है। जब शादी ब्याह होता है या कोई मांगलिक कार्य होता है तो जब तक वाद्य की पूजा नहीं होती तब तक कुछ और कार्यक्रम नहीं होता। वाद्य की पूजा करने के बाद उस पर स्वर दी जाती है और उसके बाद ही गणेश पूजा होती है। तत्पश्चात मांगलिक कार्य आरंभ होते हैं। हमारे शादी ब्याह में और सभा कार्यों में वाद्य आगे रखे जाते हैं। यह हमारे वैभव का प्रतीक नहीं है, बल्कि हमारे चैतन्य में होने का प्रतीक है। नाद है तो हम चैतन्य हैं। अगर प्रकृति की सारी आवाज़ें बंद हो जाएं तो हम पत्थर बन जाएंगे। हमारे हिलने डुलने का कोई कारण नहीं रहेगा। प्रकृति में उपस्थित विभिन्न स्वरों के कारण ही हम में गतिशीलता होती है। इस सब को किताबों में पढ़ने की चीज़ न मानकर भिक्षावृत्ति वाला समाज नाद के इस महत्व को हमारे दैनिक जीवन में लागू करता है। यह पूरी तरह से एक अलग व्यवस्था रही है। आश्चर्य के साथ साथ यह अध्ययन का भी विषय होना चाहिए कि कैसे इस तरह की अनोखी सोच और दृष्टि के माध्यम से ही एक गांव में इतनी तरह के लोगों को व्यवस्थित कर लिया गया। यह नहीं कि एक सूखी सी कोई व्यवस्था बनाकर जी लेना है। उसमें हर तरह की चीज़ें होना आवश्यक है। उसमें इतिहास भी हो, मनोरंजन भी हो, समाज विज्ञान भी हो, नाद हो, गीत हो, संगीत हो और भी अन्य चीज़ें हों। यह सारा कुछ सब उसके निश्चित समय से ही हो। सुबह के समय जब उठना हो तो कोई उठाने वाला हो। जब भैरवी राग के गीत सुनाने का समय हो तब वैसे गीत सुनने को मिले। वैराग्य के गीत सुनने के समय वैराग्य के गाने सुनने को मिले। मनोरंजन और जानकारियाँ प्राप्त करने के समय जानकारियाँ प्राप्त हो और फिर ये सारी चीज़ें आपके घर पर ही सहज उपलब्ध हों। उसके लिए कहीं जाना न पड़े। यह सब होगा तो लोग आनंद से जिएंगे। तभी हमारी जीवन शैली आध्यात्मिक जीवन शैली कहलाएगी। इसीलिए हमारे समाज में डिज़ाइन, जिसमें व्यवस्थाओं का डिज़ाइन भी शामिल है, पर बहुत सोचा गया और भिक्षावृत्ति वाली जातियों का यही सबसे महत्वपूर्ण कार्य रहा है। भिक्षावृत्ति और भिक्षावृत्ति समाज के लोगों की इन भूमिकाओं के निर्वहन में
बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रही है और इसीलिए इन सभी को समाज में भली भांति व्यवस्थित किया गया था। ये भिखमंगे या भिखारी नहीं थे, उनको व्यवस्थित किया गया था क्योंकि इन सारी चीज़ों की हमें आवश्यकता थी। इन सारे लोगों की व्यवस्था हमारे समाज ने की थी। वे अपने आप व्यवस्थित नहीं हुए थे, उनकी व्यवस्था समाज को करनी पड़ती है। समाज अगर यह चाहता है कि हम बहुत सुंदर ढंग से जिएं तो ऐसे लोगों की व्यवस्था करनी ही पड़ेगी। समाज में कला के दृढ़ स्तंभ। गुरुजी बताते हैं कि किसी सुंदर और परिपूर्ण गांव में 4 चीज़ें महत्वपूर्ण होती हैं। गांव इन 4 स्तंभों पर मजबूती से खड़ा रहता है: विज्ञान, अध्यात्म, कला और सामाजिक अर्थशास्त्र। जिस गांव में ये 4 चीज़ें होती हैं वह गांव सुंदर और परिपूर्ण गांव होता है। समाज में विज्ञान एवं सामाजिक अर्थशास्त्र के साथ साथ अध्यात्म और कला का भी महत्व रहा है। एक सुंदर जीवन जीने में कला महत्वपूर्ण होती है। इसके बिना परिपूर्ण जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती। गांवों में एक और तो तकनीकों से जुड़ा हुआ बहुत बड़ा समाज रहा है। हमारा कारीगर समाज अपने विशाल सामर्थ्य के साथ विविध तकनीकें अपने साथ लेकर रहा है। उसकी अनेक जातियां, उपजातियां रही हैं। गांवों का विज्ञान विषयक महत्वपूर्ण स्तंभ इस कारीगर समाज के सहारे इतना बलिष्ठ रहा है, जिनके हाथों में कई तरह की तकनीकों में महारत थी। एक तरफ यह कारीगर समाज रहा है जिनके माध्यम से गांव में अनेक तरह की प्रौद्योगिकी जीवित रही हैं, पूरा विज्ञान जीवित रहा है। दूसरी ओर समाज में कलाओं को लेकर भी भिक्षावृत्ति वालों का उतना ही बड़ा और उतना ही मजबूत एक और समाज था। भिक्षावृत्ति वाली लगभग सभी जातियों, उपजातियों का अपना एक अलग वाद्य यंत्र होता था, अपना एक अलग तरह का गीत संगीत होता था, जो वे अलग अलग समय पर गांवों में जाकर बजाते सुनाते रहे हैं। भिक्षावृत्ति वाली जातियों का मुख्य उद्देश्य, मुख्य भूमिका गीत, संगीत या कला न होकर और भी बहुत कुछ होता था, जिसका वर्णन अभी चल ही रहा है। पर उन सारी चीज़ों का माध्यम गीत संगीत होता था। गीत, संगीत और कला के माध्यम से ये गांव में घूम घूम कर अपना जीवन यापन करते थे। एक दृष्टि से ये लोग कलाकार रहे हैं, बहुत बड़े कलाकार। कलाओं को लेकर इनकी अनेक जातियों का एक समाज तैयार हुआ था। उनके माध्यम से कथाएं, नृत्य, नाटिकाएं आदि सब कुछ चलता रहता था। इनकी अनेक उपजातियां थीं जो यह सब करती रही हैं। कई बार ये मेलों में प्रदर्शन करते हैं और घरों में, गाँवों में तो इनका आना जाना होता ही रहता है। इसमें जाति पुराण सुनाने वाले, मनोरंजन करने वाले, अन्य और भी बहुत सारी भूमिकाओं वाले अलग अलग लोग रहे हैं। आगे के भी लगभग सभी पृष्ठों में भिक्षावृत्ति वाले समाज की गीत, संगीत और कलाओं की भूमिका पर पर्याप्त प्रकाश डाला गया है। बल्कि यह कहना भी अतिशयोक्ति नहीं होगी कि कलाओं के बिना भिक्षावृत्ति वाले समाज की कल्पना की ही नहीं जा सकती। समाज से अर्थपूर्ण संबंध। भिक्षावृत्ति का एक महत्वपूर्ण पक्ष यह है कि इसके माध्यम से हमारा समाज के साथ एक संबंध बना रहता है, एक रिश्ता बनता है। यही कारण है कि पूर्व में हमारी पूरी भिक्षावृत्ति पर ही आधारित एवं आश्रित थी। पूरी शिक्षा भिक्षावृत्ति पर ही आधारित एवं आश्रित थी। गुरुकुलों में पढ़ने वाले सभी बच्चों को भिक्षाटन करना होता था। समाज को बहुत निकट से देखने का, उसकी सही परिस्थिति जानने का यह एक नायाब ढंग रहा है। इस महत्वपूर्ण बात को समझाने के लिए गुरुजी श्री रविंद्र शर्मा जी अपने साथ घटी एक घटना सुनाते थे। एक बार गुरुजी कुछ संस्था वालों के साथ महबूब नगर के क्षेत्र में अच्छमपेट नाम के एक गांव में गए थे। जहां जाने पर संस्था वाले तो अपनी आदत के अनुसार गांव वालों के साथ बैठक लगाकर बैठ गए। जिस गांव में वे गए वह लंबाड़ों की एक छोटी सी बस्ती थी। वहां जाने के थोड़ी देर बाद गुरुजी को भूख लगने लगी। उन्होंने गांव के ही एक लंबाड़े को बुलाया और बोले कि भाई, बड़ी जोर की भूख लगी है,
कुछ खाने का हो तो खिलाओ, लेकिन वह खाने का समय तो था नहीं। फिर भी उनको लेकर पूरे गांव में घूमा। उस लंबाड़े के साथ गुरुजी उस छोटी सी बस्ती में घूम आए, मगर किसी भी घर में उनको खाने के लिए कुछ भी नहीं मिला, सिवाय एक कटोरी दाल और थोड़े से दलिया के। पूरे गांव भर में एक कटोरी दाल और थोड़ा सा दलिया मिला। उसकी रसोई हंडियों में भी कुछ नहीं था कि लोगों को पका कर खिला सकें। वह एक कटोरी दाल और दलिया तो उन्होंने खाया और आकर इन सभा लगाकर बैठने वालों को बहुत डांटा कि बस्ती में किसी के पास खाने तक को नहीं है और तुम सब सभा लगा के बैठे हो। तुम लोग इनके घरों में शाम के खाने की व्यवस्था करके तो जाने से रहे। किसी भी घर में शाम के खाने के लिए भी नहीं था और ये सारे लोग सबको यह कहकर दरबार लगाकर बैठे हुए थे कि आज काम पर कोई मत जाना, आज हमें बैठक करनी है। इस तरह समाज की यह स्थिति तभी मालूम पड़ती है जब हम बाहर निकलते हैं, कुछ मांगने के लिए निकलते हैं, तो सामने वाले की स्थिति, परिस्थिति और मानस का पता चलता है। केवल बातचीत करने से, हालचाल पता करने मात्र से हमें समाज की परिस्थिति का सही पता नहीं चल पाता। समाज में एक तरह के वर्ग में भिक्षावृत्ति का एक उद्देश्य समाज से जुड़ाव और समाज से अर्थपूर्ण संबंध बनाना भी रहा है। निर्लिप्तता एवं समाज में परा की व्यवस्था। भारतीय समाज में विज्ञान की हमेशा से एक महत्वपूर्ण भूमिका रही है। इसीलिए गुरुजी के अनुसार हमारी समाज व्यवस्था में विज्ञान को गांव के 4 महत्वपूर्ण स्तंभों में एक माना गया है। मगर बात यह है कि विज्ञान अपने आप में तो निष्पक्ष होता ही है। उदाहरण के लिए वाद्य बनाना एक तकनीक, प्रौद्योगिकी एक विज्ञान है, जैसे वीणा बनाना एक विज्ञान है। इसी तरह से समाज के अन्य सारे साधन भी विज्ञान की ही देन है। मगर इस विज्ञान का परा और अपरा के साथ क्या संबंध है? विज्ञान तो अपने आप में विज्ञान ही है, उसका परा और अपरा के साथ कोई संबंध नहीं है। विज्ञान से बनाए गए साधनों को चाहे तो हम अपरा के लिए भी प्रयोग कर सकते हैं और चाहे तो परा के लिए, या फिर दोनों के लिए। यह परा और अपरा क्या है? अपरा यानी वह चीज़ें, वह सारी व्यवस्थाएं जो भौतिक सुख देने वाला है। इसके विपरीत परा वह है जो आत्मा के आनंद के लिए है, आत्मा के सुख के लिए होती है। विज्ञान के सहयोग से बनाई गई वीणा को हम अपने भौतिक सुख के लिए प्रयोग कर सकते हैं और उसे चाहे तो हम अपने आत्मिक सुख के लिए भी प्रयोग कर सकते हैं। परा और अपरा को समझने के लिए गुरुजी एक छोटी सी कहानी सुनाते हैं। एक बार अकबर के सामने तानसेन ने कोई एक राग सुनाया। उस राग को सुनकर अकबर बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने तानसेन की प्रशंसा करने के अंदाज में उससे पूछा, तानसेन, इस राग को भला आपसे भी बढ़िया कोई गा सकता है क्या? तानसेन तुरंत बोले, हाँ महाराज, मेरे गुरुजी इससे भी बहुत बढ़िया गाते हैं। ऐसा सुनकर अकबर ने कहा कि फिर तो उन्हें सुनना चाहिए। तानसेन ने उत्तर दिया कि उनको यदि सुनना है तो उनके पास चलना होगा, क्योंकि वे तो यहाँ आने से रहे। अकबर के हाँ करते ही दोनों एक दिन गुरुजी के यहाँ पहुँच गए। तब वे वहाँ पहुँचे तो वे गा ही रहे थे। उनको सुनने के बाद अकबर बोले, तानसेन, ये तो वाकई तुमसे कई गुना बेहतर और सुंदर गा रहे हैं। तानसेन बोले, महाराज, यह तो होगा ही। मैं तो अपरा के लिए गाता हूँ, आपके सुख के लिए गाता हूँ, और ये अपने लिए, अपने ईश्वर के लिए गा रहे हैं। उनमें और मुझ में यह अंतर तो होगा ही। गुरुजी जोर देकर कहते हैं कि हमारी सारी विद्याएं, सारी व्यवस्थाएं समृद्धि के लिए होती हैं, भूमि को समृद्ध करने के लिए। मगर हमारे लोगों ने समृद्धि को ही सब कुछ नहीं माना है। समृद्धि से निर्लिप्त रहने वाली बातें हैं, उसी को हम लोग ज्ञान मानते आए हैं। विद्या और व्यवस्था का काम है भूमि को समृद्ध करना, भूमि में रहने वाली हर एक जाति को समृद्ध करना, मगर यह ज्ञान नहीं है। इस समृद्धि से निर्लिप्त रहने वाली जो चीज़ें हैं, जो बातें हैं, उसी को हमारा समाज ज्ञान मानता आया है। समाज में समृद्धि से निर्लिप्त रहने वाली जीवन शैली अपनाने वालों, उस तरह की बातें करने वाले लोगों को, जिनमें ये कलाकार, जाति पुराण सुनाने वाले, खेल दिखाने वाले, विभिन्न तरह की कलाओं को लेकर चलने वाले,
आदि जितने भी भिक्षावृत्ति वाले लोग आते हैं उन्हीं लोगों को इस श्रेणी में ज्ञानी माना गया है। समाज में कर्मवृत्ति और वैश्यवृत्ति की भूमिका भूमि और समाज को समृद्ध करने के लिए होती है, मगर भिक्षावृत्ति उस समृद्धि से भी निर्लिप्तता की बात करती है। उनके दर्शन के अनुसार यह समृद्धि ही हमारे लिए सब कुछ नहीं है, उससे हटकर उसके अतिरिक्त भी और बहुत कुछ है जो कि जीवन में हमारा उद्देश्य होना चाहिए। ये सारे लोग कलाओं और अन्य चीज़ों के द्वारा अपने इस दर्शन को लोगों के सामने रखते हैं। इसी कारण से समाज में भिक्षावृत्ति की बहुत जातियाँ हुई हैं। ये सारे लोग ज्ञानी होने के बाद ज्ञान से निर्लिप्त रहकर बहुत साधारण सा जीवन जीते हुए अत्यंत सहज ढंग से रहते हैं। अपने असाधारण ज्ञान का भी इनको कोई भान नहीं दिखता। समाज में परा की बातें करने और समृद्धि से भी निर्लिप्तता को प्रेरित करने में भिक्षावृत्ति और भिक्षावृत्ति वाले समाज की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रही है। लोक शिक्षक एवं घर पहुंच ग्रंथालय। भिक्षावृत्ति वाले समाज का हमारे वृहत्त समाज में बहुत आदर हुआ करता था। उन्हें लोक शिक्षक का दर्जा प्राप्त था। ये लोग गांव में लोगों को विविध विषयों की जानकारी सहज ढंग से देते आए हैं। ये लोग किसी शिक्षक की तरह होते हैं। पहले ज़माने में ग्रंथालयों तक कोई नहीं जाता था, ग्रंथालय खुद लोगों के पास पहुंच जाता था। गांव में लोगों के रहने की जगह पर जाकर उन्हें सारी जानकारी गा गा कर सुनाते थे। यहाँ तक कि लोगों को ज़्यादा पढ़ना भी नहीं पड़ता था। बहुत सा ज्ञान उन्हें घर बैठे मिल जाता था। काम करते हुए घरों में अपनी अपनी जगह बैठे हुए लोग यह सब सुनते थे। भिक्षावृत्ति वाले किसी घर पहुँच कर ग्रंथालय जैसे ही होते थे। यह समाज का प्रयास था कि लोगों को सीधे ज्ञानी बना दिया जाए। भिक्षावृत्ति के माध्यम से समाज को विद्वान बनाने के बजाय उनको सीधे ज्ञानी बनाने पर जोर दिया जाता था। यह जरूरी नहीं है कि हर किसी को अक्षर ज्ञान हो, हर किसी को अनेक विद्याएं आएँ। उससे बेहतर है कि उन्हें उनकी जगह घर गांवों में पहुंचकर सीधे ज्ञानवान बना दिया जाए। भिक्षावृत्ति वाली अनेक जातियां थीं जो यह काम सहज ही करती थी। जैसा कि पहले भी चर्चा में आया है कि सुबह लगभग 9 बजे से जब लोग खेतों के लिए निकल जाते या अपनी कारीगरी के काम में व्यस्त हो जाते, तब गांव में बच्चों और बूढ़ों का मनोरंजन करने के लिए उन्हें बहुत सी जानकारियां देने के लिए अनेक समाजों के लोग आते हैं। कोई बैल लेकर, कोई रीछ लेकर, कोई सांड लेकर, कोई बंदर लेकर, कोई सांप लेकर आ जाता था। ऐसा चलते ही रहता था। लोक शिक्षक की भूमिका निभाते हुए ये लोग अनेक तरह की जानकारियां देते थे। सपेरा आता, बहुत जानकारियां देता था। कितने तरह के कैसे कैसे सांप होते हैं, ये क्या क्या खाते हैं, उनमें से कौन कौन से जहरीले हैं, अलग अलग सांपों का जहर कैसे उतारा जाता है, ऐसी न जाने कितने तरह की जानकारियां खेल खेल में बच्चों को सहज ही मिल जाती थी। इसके अलावा वह सांपों की कई सारी कहानियां भी सुना डालता। गले में सांप डाल देता, बच्चों के मन से सांपों का डर निकलता और न जाने क्या क्या करता। हमारे पास में नाग अलग हैं, सांप अलग हैं। वह कई सारे सांपों की कथा सुनाता था। रंग बिरंगे सांप लेकर आता था कि ये तो तक्षक है, इसने परीक्षित को काटा था। इस सांप के ऊपर उभर आए ढेरों रंगों की वह कथा सुनाता था कि काला तो काजल से है, सिंदूरी रंग से सिंदूर है, मेहंदी वाला रंग मेहंदी से है। इस तरह से सारे रंगों की कहानी बताता। क्योंकि तक्षक ने जब राजा परीक्षित को काटा था तो उसकी महारानी ने अपने सुहाग की जितनी चीज़ें, जितनी निशानियां, वह सब उसके ऊपर फेंक दी थी। उसी से ये रंग उस पर आए। ऐसी बहुत सी कहानियां वह सुनाता था। ऐसे ही जब रीछ वाला आता है, जब रीछ के ऊपर बच्चों को बैठाता है, रीछ के बालों से ताबीज़ बनाकर देता है, उसको नचाता है, उससे कई तरह के खेल दिखाता है। उसकी आदतें, उसके गुण, उसकी पसंदीदा चीज़ें, उसकी नापसंद की चीज़ें, यह सब सहजता से बच्चों को पता चलती रहती है। उनका इन सब जानवरों से डर जाता रहता सो अलग। इस तरह ये सब गांव में सहज ही चलते रहता। इसलिए इनका एक शिक्षक के जैसा काम होता है। गुरुजी बताते हैं कि एक बार किसी भिक्षावृत्ति वाले समूह का किसी गांव में कोई कार्यक्रम चल रहा था जिसमें किसी राजा की कथा चल रही थी। गुरुजी उस रात उसी गांव में थे। वे भी सुनने बैठ गए।
रात 8-9 बजे से आरंभ होकर वह कथा सुबह 5 बजे तक चली। 8-9 घंटे तक चली उस रात की कथा का पूरा कथानक केवल नायिका का तैयार होकर देहरी तक पहुंचना था। 8-10 घंटे की कथा में वह अभी देहरी भी पार नहीं कर पाई थी। अगली रात की कथा में उनको उसका विवाह कराया था। तो ऐसा भला क्या था उस कथा में? उस पूरी कथा में नायिका की हर एक चीज बहुत ही विस्तार से परंतु उतने ही रोचक ढंग से वर्णन था। अब जैसे स्नान का वर्णन है तो किस किस प्रकार के स्नान होते हैं, हर तरह की चीज़ों से नहाने का विधान, उसका आयुर्वेद, अलग अलग दिनों में अलग अलग चीज़ों से नहाने का विधान, उबटन के प्रकार, उनका वर्णन, उनका महत्व आदि सभी कुछ का विस्तार और अत्यंत रोचक ढंग से वर्णन किया गया था। उसके बाद जब नायिका का श्रृंगार आरंभ हुआ तो श्रृंगार का भी विस्तार से वर्णन हुआ। कितने तरह के श्रृंगार होते हैं, 16 श्रृंगारों में क्या क्या आता है, उसकी आवश्यकता आदि सब कुछ कथा के माध्यम से बताया गया। मेहंदी के प्रकार, मेहंदी लगाए जाने के अवसर, मेहंदी लगाने के डिज़ाइन, उनका आयुर्वेद की दृष्टि से, काम की दृष्टि से और अन्य दृष्टियों से महत्व, विभिन्न नायिकाओं द्वारा अलग अलग अवसरों पर लगाई गई मेहंदियों के प्रसंग आदि बहुत कुछ बहुत ही सहज ढंग से उस कथा के माध्यम से लोगों को बता दिया गया। मोती का जिक्र आते ही मोती बनने से लेकर उसके विभिन्न प्रकार, उसका ज्योतिषीय महत्व, उसका आयुर्वेदीय महत्व, उसका काम्य महत्व, अभी तक प्रसिद्ध हुए विभिन्न तरह के मोती, शरीर में कहाँ कहाँ कौन कौन सा किस नाप का मोती पहनने से क्या असर होता है, यह सब बहुत आसानी से संगीत और गीत के माध्यम से उस रात की कथा में बताया गया। उस पूरी कथा में हर चीज़ के बारे में इतने सुंदर ढंग से, इतने विस्तार से, इतनी गहराई से वर्णन किया गया था कि शायद सैकड़ों किताबें पढ़ने के बाद भी उतनी जानकारी न मिल सके। इतने रोचक ढंग से जानकारियाँ देने, ज्ञान बांटने का अनूठा कार्य इन भिक्षावृत्ति वाली जातियों के माध्यम से समाज में सहज ही होता आया है। ऐसी और भी अनेक तरह की भिक्षावृत्ति वाली उपजातियाँ रही हैं जो लोगों को शास्त्रीय शब्दों, शास्त्रीय परिभाषाओं से परिचित कराती रही हैं। इसके अलावा लोगों के उच्चारणों और शब्द संपदा को खेल के माध्यम से सुधारने वाली भी कई उपजातियाँ रही हैं। उनमें ही एक ऐसी जाति भी रही है जो वेद पढ़ने वाले ब्राह्मणों का उच्चारण सही कराने के लिए गांव में आया करती थी। ये लोग अपने आप को ब्राह्मण न मानकर भिक्षावृत्ति वाले मानते थे और वर्ष 2 वर्ष में एक बार गांव में आकर इन वेद पढ़ाने वालों के उच्चारण को सही करते थे। कर्नाटक में यह अभी भी प्रचलन में रही है। विभिन्न तरह की भिक्षावृत्ति वाली जातियों द्वारा समाज में लोगों को जानकारियाँ और ज्ञान प्रदान करने के लिए अनेक तरीके रहे हैं, जहाँ खेल खेल में, मनोरंजन के माध्यम से, गीत संगीत के माध्यम से ढेरों जानकारियाँ बच्चों और बड़ों के साथ साझा की जाती रही है। सहज, रोचक एवं घर पहुंचकर शिक्षा देने का इससे बढ़िया उदाहरण और कहीं मिलना असंभव लगता है। इसीलिए समाज ने इनको लोक शिक्षक और चलते फिरते ग्रंथालय, पुस्तकालय का दर्जा देकर इनका बहुत मान किया है। इतिहासज्ञ एवं समाज विज्ञानी। गुरुजी की बातों से पता चलता है कि हमारे यहाँ हर जाति का एक पुराण हुआ करता है जो जाति पुराण माना जाता है। उनके अनुसार यह जाति पुराण बहुत ही गजब की चीज़ है। इन सभी जाति पुराणों में पृथ्वी की उत्पत्ति की कथाओं से आरंभ होकर प्रकृति के अन्य अवयवों की उत्पत्ति और फिर उस जाति विशेष की उत्पत्ति जो किसी न किसी ऋषि से ही हुई है, उनके गोत्रों, उनका प्रकृति के विभिन्न अवयवों, पेड़ पौधों, जानवरों से विशेष तरह के संबंध, उनके काम धंधों, उनके अन्य जातियों से विशेष तरह के संबंध, उस जाति विशेष द्वारा भिन्न भिन्न समय में भिन्न भिन्न काम अपनाए जाने की कथाएं, समाज की अन्य जातियों द्वारा किए जाने वाले मान, समाज में उनकी भूमिकाओं आदि के बारे में विस्तार से वर्णन मिलता है। ये लोग उन सब जातियों का वंश वृक्ष अपने पास रखते थे जिसमें उनके वंश के अतीत से लेकर वर्तमान तक की पूरी जानकारी रहा करती है। गुरुजी के अनुसार जाति पुराण ही हमारा सही समाज शास्त्र है, वह नहीं जो स्कूल कॉलेजों में समाज शास्त्र के नाम पर पढ़ाया जाता है।
जाति पुराणों के माध्यम से हमें समाज की अनेक जातियों की वास्तविक भूमिकाओं के बारे में पता चलता है। वही हमारा सही इतिहास और सही समाज शास्त्र है। जितने महत्वपूर्ण हमारे जाति पुराण रहे हैं, उतनी ही महत्वपूर्ण उन्हें समाज तक पहुंचाने की पद्धति रही है। भिक्षावृत्ति पर आधारित जातियों में से सबसे बड़ी भूमिका जाति पुराण सुनाने वालों की रही है। हर जाति का पुराण सुनाने वाला एक छोटा सा अलग समाज हुआ करता था, जो उस जाति का पुराण रखता है और समय समय पर गांव जाकर उस जाति के लोगों को सुनाता रहता है। अलग अलग पद्धतियों द्वारा भिक्षावृत्ति समाज की उपजातियां गांवों में घूम घूम कर समाज की अन्य जातियों का जाति पुराण सुनाती हैं। अभी भी बहुत सारे जाति पुराण सुनाने वाले हैं जो वर्ष 2 वर्ष में एक बार गांव का चक्कर लगा लेते हैं। गांवों में इतनी सारी जातियां रहती है, नित्य किसी न किसी जाति पुराण सुनाने वाला आते ही रहता था। वह बड़े बड़े पट लेकर आता था। 40-40 हाथ या उससे भी लंबी पेंटिंग होती थी। उसमें बहुत सुंदर चित्रकारी हुई होती थी। उन लंबे लंबे पटों को खोलकर उनके माध्यम से जाति पुराण गांव में बताया जाता था। और यह नहीं कि उसे केवल उस जाति के लोग सुनते थे, बल्कि गांव के सभी लोग सुनते थे। हर जाति की चर्चा, हर जाति की जानकारी उसमें होती थी। एक जाति का दूसरी जाति के साथ क्या रिश्ता है, क्या संबंध है, यह जानकारी उन जाति पुराणों में मिलती थी। हर पट में एक जाति का दूसरी जाति से रिश्ता बहुत अच्छी तरह से बताया जाता है। लगभग हर दिन किसी न किसी जाति पुराण वाले का कार्यक्रम रहता था, जो दोपहर से आरंभ होकर देर शाम तक चलता रहता था। इन जाति पुराण सुनाने वाली जातियों का पोषण उस जाति विशेष के लोग ही करते थे, जिनकी जातियों का पुराण ये सुनाते हैं। जैसे आदिलाबाद के क्षेत्र में चरमकारों का जाति पुराण सुनाने वाली जाति डक्कलोलू या डक्कलवार कहलाती है। कुम्हारों का जाति पुराण पेक्करोलू जाति के लोग सुनाते हैं। महारों या माला लोगों का जाति पुराण सुनाने वाले गुरपम्मल्लिगाडू और मासेट लोडू नाम के समाज होते हैं। नाइयों का जाति पुराण सुनाने वाले हद्दपसिंगा होते हैं। यादवों का जाति पुराण सुनाने वाले मंदागोला, मंदहेचू ऐसी 7 जातियां हैं। इस तरह जुलाहों को जाति पुराण सुनाने वाले हैं। एक साधना सुर और दूसरे कोने फालोलू हैं। बनियों का जाति पुराण सुनाने वाले वीर मुष्टि कहलाते हैं। कलाकारों के गौण शेट्टी हैं। ब्राह्मणों का जाति पुराण सुनाने वाले विप्र विनोदी होते हैं। और ये सब उसी जाति के लोगों से भिक्षा ग्रहण करते हैं जिनका या जिनको ये जाति पुराण सुनाते हैं। हालांकि जाति पुराण सुनाने वालों की भिक्षा वास्तव में भिक्षा नहीं होती। आदिलाबाद के इलाकों में इसे तेगम कहा जाता है। यह बहुत कुछ हिस्सेदारी की तरह होता है। जाति पुराण सुनाने और भिक्षावृत्ति पर आधारित रहने वाले शायद ही कोई लोग बचे हैं। समाज में इतनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले ये लोग सही अर्थों में हमारे समाज के इतिहासज्ञ और समाज विज्ञानी ही थे। वर्तमान में जीने के प्रेरक। शास्त्रों में प्राय वर्णन आता है कि हम सभी लोग अधिकतर समय या तो भूत के विचारों में जीते हैं या भविष्य के विचारों में जीते हैं। हमसे वर्तमान में जीना नहीं हो पाता है। जो व्यक्ति वर्तमान में जीता है वही एक तरह से सिद्ध है, क्योंकि मात्र ऐसा ही अवस्था में व्यक्ति विचारों से, सोचने की प्रवृत्ति से दूर रह पाता है। व्यक्ति की विचारहीन अवस्था और कुछ नहीं बल्कि समाधि की अवस्था में होती है। भिक्षावृत्ति वाले समाज की एक महत्वपूर्ण भूमिका यह भी है कि वे अनेक तरह की कलाओं में, गीत में, संगीत में समाज को मग्न करके डुबाकर समाज को वर्तमान में जीना सिखाते हैं। जब व्यक्ति इन कलाओं में डूबा रहता है तो उसे न तो भूत की चिंता होती है न भविष्य की। वह स्वतः सहज ही ढंग से वर्तमान में जीने लगता है। जैसा कि पहले भी कहा जा चुका है कि यह समाज आध्यात्मिक बातें नहीं बल्कि आध्यात्मिक जीवन जीने की व्यवस्थाएं करता है। समाज को वर्तमान में जीने की व्यवस्था करके यह उसके आध्यात्मिक उद्देश्यों की पूर्ति करता रहता है। समाज के समाधान करता, जैसे कि देखने में आता है कि
भिक्षावृत्ति वाला समाज हमेशा से एक घूमने फिरने वाला समाज रहा है। वह सदा एक गांव से दूसरे गांव में घूमता रहता है, किसी भी जगह पर बहुत दिनों तक टिक कर नहीं बैठ जाता। इस समय वह निरंतर विभिन्न स्थानों, विभिन्न लोगों, विभिन्न समाजों, विभिन्न परिस्थितियों के संपर्क में आता है। इसी के साथ साथ उसका लगातार समाज में विभिन्न स्थानों पर हुए झगड़ों, विवादों और समस्याओं आदि से पाला पड़ता रहता है। और यदि उसका सीधा पाला न भी पड़े तो भी इन सब की जानकारी उन्हें रहती है। समाज इन समस्याओं को, इन झगड़ों को अलग अलग समय में, अलग अलग स्थानों पर, अलग अलग तरीकों से कैसे हल करता आया है, यह भी उनकी जानकारी में रहता है। इस कारण वे विभिन्न तरह के झगड़ों आदि को निपटाने में कुशल होते हैं। उनके इसी अनुभव के कारण जब गांवों में अलग अलग जातियों के विवादों, झगड़ों आदि को पंचायत में लाया जाता है और कुछ विवादों या समस्याओं को जब पंचायत भी निपटाने में कठिनाई का अनुभव करती है, तब इन भिक्षावृत्ति वाले लोगों को बुलाकर उनसे इस तरह की समस्याओं का समाधान करवाया जाता है। वे अलग अलग गांवों में इस तरह के अन्य झगड़ों का और उन पंचायत द्वारा किए गए निपटारों का हवाला देकर उस गांव के झगड़े का समाधान किया करते थे। इसीलिए पंचायतों में विभिन्न तरह के उलझे हुए, पेचीदा और धर्म संकट वाले मामलों के निपटारे में भी इन भिक्षावृत्ति वाले समाज की महत्वपूर्ण भूमिका रहती थी। इस दृष्टि से भी समाज में इनका मान हुआ करता था। अध्याय 3 समाप्त। जय भारत गाथा।